विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके तहत मुगल जो बादशाह हैं अकबर, उनके संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। देश जहां दिल्ली, गुजरात, मालवा, खानदेश, बंगाल, मेवाड़ में और दक्षिण में वह विजयनगर और बहमनी राज्य में बटा हुआ था। उत्तरी भारत में जो सबसे प्रबल शक्ति थी वो अफगानों की थी, जिन्होंने दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार कर रखा था। पंजाब में दौलत खान लोधी एक स्वतंत्र शासक की तरह आचरण कर रहा था। इसके अलावा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था और इसके लिए वह दौलत खान लोधी के संरक्षण में रहकर दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। सिंध, कश्मीर, उड़ीसा, खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन इनमें से कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं था जो कि भारत को एकता के सूत्र में पिरो सके। उत्तर भारत का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो राजपूताने में मेवाड़ का था, जहां पर की राणा सांगा राज्य करता था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था, लेकिन बहमनी राज्य है वो छोटे छोटे 5 राज्यों में बटा हुआ था। ये 5 राज्य थे बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इस प्रकार भारत की राजनीति में अगर देखा जाए तो यह देश पूरी तरह से विखंडित था और उसमें एकता और स्थिरता का अभाव था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही उसने भारत की ओर बढ़ने का निश्चय किया था। साथ में ही कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी पैदा हो गई थी जिसके कारण बाबर को भारत की तरफ बढ़ना उसके लिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि मध्य एशिया में उसे लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। अतः उसने और उसके लिए यह भी आवश्यक था कि वह एक साम्राज्य को स्थापित करे। अतः उसने दक्षिण पूर्व में या भारत की ओर बढ़ना ही श्रेयस्कर समझा। इसके अलावा बाबर को निरंतर युद्ध लड़ने पड़ रहे थे, जिसके कारण वो युद्ध लड़ने में अनुभवी और योग्य सेनापति बन चुका था। साथ में ही उसे अपने जो विरोधी थे, जिनमें मंगोल, उज्बेक, ईरानी और अफगानी हैं, उनसे युद्ध करते करते वह युद्ध करने के विभिन्न तरीकों से को उसने सीख लिया था और अब वो प्रयोग के तौर पर इन तरीकों को भारत में प्रयोग करना चाहता था और इसके लिए उसने तुलुगमा का प्रयोग करना सीखा। तुलुगमा सेना का वह भाग होता था जो सेना के दाएं और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से आत्मघाती प्रहार करता था। इसके अलावा उसने ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा। साथ में ही अपने सजातीय तुर्कों से उसने घुड़सवार सेना का सफल संचालन किस प्रकार से किया जाता है, इसको भली भांति उसने सीख लिया था। इन सबके परिणाम स्वरूप बाबर ने अपनी युद्ध कला को बहुत ही विकसित और वैज्ञानिक बना लिया था। इसके साथ ही अगर देखें तो उसके पास उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के तुर्क तोपची भी थे, जिनके देखरेख में उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाने का निर्माण हो गया था और यही मुख्य वो कारण है जिन्होंने उसको भारत में सफलता दिलाई। अब हम मुगल बादशाह बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो बाबर का जो वास्तविक जो नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था और जहीरुद्दीन मोहम्मद का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलंग निगार खानम था। जहां बाबर पिता की ओर से तैमूर वंशज थे, वहीं माता की ओर से चंगेज खां की वंशजों में गिने जाते थे। जहां तक शिक्षा दीक्षा का प्रश्न है तो बाबर को इतिहास, ज्योतिष और इस्लामी परंपराओं का अच्छा ज्ञान था। जब बाबर 12 वर्ष के थे तो उनके पिता, जो कि फरगना के राजा थे, उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उनको शीघ्र ही गद्दी पर बैठना पड़ा। लेकिन संबंधियों और नातेदारों के कारण उनको आरंभ में अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ा और उनमें जो मुख्य परेशानी जिन्होंने खड़ी की वो उनके चाचा अहमद मिर्जा थे, जो कि समरकंद के शासक थे। अहमद मिर्जा ने 1494 में बाबर के राज्य को हथियाने का असफल प्रयास किया था, लेकिन अहमद मिर्जा की मृत्यु के बाद
बाबर ने स्थिति का फायदा उठाया और 1497 में समरकंद पर बाबर ने अधिकार कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश बाबर समरकंद में बीमार हो गया और इस कारण उसको फरगना से भी हाथ धोना पड़ा और उधर दूसरी ओर समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। स्वस्थ होने के पश्चात बाबर ने फरगना और समरकंद पर पुनः अधिकार करने का असफल प्रयास किया। परिणाम स्वरूप 1497 से लेकर 1504 तक बाबर को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और उसको स्थान स्थान की ठोकरें खानी पड़ी। तत्पश्चात उसने काबुल पर अधिकार करने का प्रयास किया और काबुल के सरदारों की सहायता से 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 से 1525 तक उसने काबुल में राज्य किया और इस दौरान उसने खोए हुए प्रदेशों को भी पुनः प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। मध्य एशिया में अपनी असफलता के बाद बाबर ने भारत को विजय करने का निश्चय किया और 1519 से 1524 के बीच में उसने 4 बार सिंधु नदी को पार करके पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन वह लाहौर से आगे नहीं बढ़ सका। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 7 जनवरी 1519 को किया और इस दौरान उसने बाजौर को अधिकृत किया। तत्पश्चात उसने दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में किया और तीसरा आक्रमण 1520 में किया और इस दौरान उसने बाजौर और भेरा को पुनः अधिकृत किया। बाबर के द्वारा चौथा आक्रमण 1525 में किया गया और इस दौरान उसने लाहौर, दीपालपुर और पंजाब पर अधिकार किया गया। नवंबर 1525 में बाबर के द्वारा 5वीं बार आक्रमण किया गया और इस दौरान उसने दौलत खां को परास्त कर उसको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। अब हम बात करते हैं कि भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बाबर को कौन से युद्ध करने पड़े। तो बाबर को सबसे पहले जो दिल्ली और आगरा का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसके साथ उसने पानीपत का युद्ध किया 1526 में। तत्पश्चात उसने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध 1527 में किया और बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ उसके द्वारा लड़ा गया। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी युद्ध के बाद ये तय हुआ कि अफगानों की जो सत्ता है वो भारत से खत्म हो गई थी और भारत में मुगल राज्य का शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। अब हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और यही वह एकमात्र युद्ध है जिसने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर अगला जो भारत का शासक होंगे वो मुगल्स होंगे, ना कि अफगानी। तो नवंबर 1525 में बाबर ने अंतिम बार भारत पर विजय करने के लिए वह काबुल से चलता है और इस समय उसके पास पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण उसे मिल चुका था। काबुल से रवाना होते समय बाबर के पास सेना के तौर पर सिर्फ 12,000 की संख्या थी और लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसकी जो सेना की संख्या थी वह 25,000 हो गई थी। जबकि पानीपत के युद्ध से पहले इब्राहिम एक प्रमुख सरदार था और उसके पास करीबन 1 लाख की सेना थी। राणा सांगा भी इस समय आगरा की ओर से आक्रमण करने का संदेश बाबर के पास उसने भिजवा दिया था। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई कि एक तरफ दौलत खां लोदी, दूसरी तरफ आलम खां और तीसरी ओर राणा सांगा उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इन अनुकूल परिस्थितियों में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया और वह पानीपत के समीप पहुंच गया, जहां पर इब्राहिम लोदी पहले से ही अपनी सेनाओं के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ और यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। बाबर के पास 25,000 सैनिक और 700 तोपें थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। यह जो युद्ध है वो 1 सप्ताह तक दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही और अंत में 21 अप्रैल 1526 को
दोनों सेनाओं को आक्रमण करने के आदेश प्राप्त हुए। तत्पश्चात एक घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई और इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त हुई। अगर युद्ध के परिणामों की बात करें तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश की शक्ति समाप्त हो गई और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस संदर्भ में डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने लिखा है कि लोदियों की सैनिक शक्ति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई और उनका राजा युद्ध क्षेत्र में मारा गया। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। अगर दूसरे इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो अब बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। इस संदर्भ में रसब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि बाबर के अब इधर उधर भटकने के दिन बीत गए। तीसरा, बाबर को दिल्ली और आगरा से अपार धन दौलत प्राप्त हुई और इसी समय बाबर को जो विख्यात कोहिनूर हीरा है वो भी उसको प्राप्त हुआ, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो गई। अगले अगर उसकी बात करें तो यह एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध के संदर्भ में एसएम जाफर ने लिखा है कि युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई। अगला, इस युद्ध के बाद सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत ही परिवर्तन हुए और भारत में मुगल सभ्यता और संस्कृति के समन्वय से एक नई सभ्यता का सूत्रपात हुआ। मुगलों के ठाट बाट ने भारतीयों के जनजीवन को परिवर्तित कर दिया। साथ में ही जो ईरान की जो कला और संस्कृति है उसने भारत में अब पैर जमाना आरंभ कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से वो कारण थे जिनके कारण बाबर को इस युद्ध में सफलता मिली और इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। तो बाबर जहां एक और योग्य सेना नायक था, इसके अलावा इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन सेनापति था। बाबर के पास एक कुशल तोपखाना था जिसकी सहायता से वह इब्राहिम लोदी को परास्त करने में सफल हुआ। तीसरा, बाबर के सौभाग्य से इब्राहिम लोदी की सेना में एकता और संगठन का अभाव था। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है लिखी है बाबरनामा, उसमें उसके सैनिकों के विषय में लिखा है कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना ही नहीं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि इब्राहिम एक योग्य सेनापति नहीं था। वह बिना किसी योजना के युद्ध के लिए चल पड़ता था और बिना सोचे समझे ही वह पीछे हट जाता था। अफगानों का सैनिक संगठन मुगल सैनिक संगठन की तुलना में दुर्बल था। ऐसा कहा जाता है कि जो इब्राहिम की जो सेना थी उसमें अधिकतर सैनिक किराए की थी। उनमें एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय हित की जो भावना थी वो उनसे कोसों दूर थी, जबकि जो मुगल सैनिक थे वो बहुत ही अनुभवी और कुशल योद्धा थे।